हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया एट नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है जाने माने डॉक्टर और सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक अरबट। आज हम इनसे बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, देश में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में और बूस्टर शॉट्स के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर। नमस्ते जी। सर, हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में देश में बहुत सारे स्टेट्स में देखा जा रहा है कि देयर हैज़ बीन अ सडन ग्रोथ इन कोविड केसेस और ओमिक्रॉन वेरिएंट को कह रहे हैं लोग, उसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो सर्ज आया है। तो आपके हिसाब से कितना सही है ये कि इज ओमिक्रॉन वेरिएंट बिहाइंड द सर्ज इन द केसेस इन द कंट्री टुडे? हमारे यहाँ केसेस तो बहुत बढ़ गई है, जैसे कि लास्ट 24 आवर्स में 37,000 तक केसेस हुई है। और उसमें से करीबन ये तो एक दिन के 24 आवर्स के, और 124 कुछ तो भी डेथ हुई है। और अभी तक जो ओमिक्रॉन केसेस जो है हमारे इंडिया में, वो 18 से 90 हुई है। तो डेफिनेटली सर्च तो हुआ है, यानी कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए, ये हफ्ता भर में बढ़ गए हैं। और सभी जो पेशेंट की जांच की, क्या ये ओमिक्रॉन थे या डेल्टा वेरिएंट थे, इसके बारे में अभी तक कुछ इतना पता नहीं है। केसेस बढ़ गई है, उसमें ओमिक्रॉन के भी केसेस बढ़ गई है। लेकिन जैसे कि एक दिन में 37,000 केसेस आती हो और गए 15 दिन में अभी तक कुल ओमिक्रॉन के 1890 केसेस है। तो इसका मतलब है, हो सकता है कि ओमिक्रॉन के केसेस और भी ज़्यादा हो, जो हमें पता नहीं। हो सकता है कि पहले के जो अल्फ़ा डेल्टा वेरिएंट है उसके भी केसेस हो, लेकिन इसके बारे में ख़ास तौर पर अभी किसी के पास ये पता नहीं कि ये सभी ओमिक्रॉन के केसेस है या नहीं है। लेकिन केसेस बढ़ गई है, इतना पक्का है। और दिस इज़ लीडिंग टूवर्ड्स दिस सर्ज, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की वेव, या ये वेव यानी थर्ड वेव इसको कह सकते हैं या सिंपल वेव कह सकते हैं, ये बताना मुश्किल है। वो तो हम आगे हमारे डिस्कशन में बताएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी जो काफ़ी सारे हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, लोगों में काफ़ी पैनिक है, लोगों को पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सिम्टम्स कुछ अलग है, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सिम्टम्स सेम है। तो क्या सिम्टम्स है अगर आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड है तो? अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट्स आई है, कुछ रिपोर्ट जो आई है वो अभी पब्लिश हुई है। न्यूयॉर्क टाइम ने एक स्टडी पब्लिश की है अमेरिका से, और ये दोनों तीनों रिपोर्ट बताती है कि इसके सिम्टम्स जो है बहुत माइल्ड है। माइल्ड यानी कि ये लंग्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करता, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी नाक, गला और गले तक ही सीमित है ज़्यादातर लोगों में। तो लोगों में इससे कारण जो सिम्टम्स है वो कौन से हो सकते हैं? तो ज़्यादातर लोगों में थ्रोट इरिटेशन होना, खांसी होना, एक प्रकार का माइल्ड सा बुखार आना, सर्दी होना और थोड़ा बॉडी एक होना, यही सिम्टम ज़्यादातर लोगों में पाए गए हैं। इससे ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स जैसे कि निमोनिया है, ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, या पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत हो रही, ये सिम्टम्स बहुत ही कम लोगों में पाए गए हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट आई ये बता रही है कि ये माइल्ड एक डिसीज़ है, और माइल्ड डिसीज़ होने के कारण ये, जैसे हमारा जो फ्लू जिसको हम कहते हैं, या ठंड लग के एक बुखार आता है, और सीज़न चेंज में बहुत लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है और अच्छा नहीं लगता, उस प्रकार का एक माइल्ड बीमारी होना चाहिए। जितने भी रिपोर्ट्स आए तो ये तो यही बताते हैं। तो मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के बुखार जो है, इस प्रकार के वायरल फीवर जो है, हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, और हमारे लोगों में इसके अगेंस्ट में अच्छे एंटीबॉडीज़ भी उनके शरीर में हैं, और वो अच्छी तरह उसको प्रोटेक्ट भी, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से, जैसे कि आपने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो सीवियर केसेस हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सीवियर केसेस तो अभी भी, जितने भी केसेस आए, जो भी स्टडी हुए, साउथ अफ्रीका की अच्छी स्टडी आई है, केसेस बहुत ही कम है। इवन ब्रिटेन में भी जो केसेस आए वो भी कम सिम्टम्स वाली केसेस है। लेकिन इसमें और एक है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, जिन लोगों की उम्र 60 के अबव है या 70 के ऊपर है, और जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर है, उन लोगों के लिए ये परेशान कर सकता है। तो जिन लोगों में ये बीमारी है, उन्होंने अपने जो डोजेस है इसके वैक्सीनेशन के, वो लेना चाहिए।
जहाँ तक हो सके जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया उन्होंने बूस्टर भी लेना चाहिए और ख़ुद का प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ये जो वायरस है ये एक प्रकार की इम्यूनिटी इन्वेड करके शरीर में आता है, ये भी शुरू-शुरू में कहा गया है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इसके सिम्पटम्स है या इससे होने वाली जो तकलीफ़ है वो काफ़ी कम है। तो सिर्फ़ डरने वाला जो क्लास है वो वही है कि सीनियर सिटीज़न विथ कोमॉर्बिडिटीज़। जैसे कि हमने बात की, बहुत देश में केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 केसेस के ऊपर आए हैं। तो क्या हम थर्ड वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑलरेडी? थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है? और अगर हो गई है तो इसका पीक कब तक देखेंगे हम लोग? देखिए, हमने फर्स्ट वेव देखी है जो कि गए साल करीबन अगस्त से शुरू हुई थी और लास्टेड अबाउट मार्च तक, और मार्च के बाद में सेकंड वेव शुरू हुई जो जून जुलाई तक रही। और दोनों वेव का हमारा अंदाज तो था या हमें जो तकलीफ हुई वो सभी लोग जानते हैं। सेकंड वेव में जो तबाही हुई वो भी हमारे सामने है ही। और जिस तरह पेशेंट थे और जिस तरह हेल्थ इंडस्ट्री उसके लिए तैयार थी, या जो भी डेफिशिएट था या जो भी थोड़ी त्रुटि थी उसमें, वो तो सब लोगों ने देखी है। अभी देखिए थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा यदि किसी ने इसका ये भी किया, जाहिर भी किया, तो क्या ये सभी लोगों को हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है? क्या ये सभी लोगों को आईसीयू में जाना ज़रूरी है? या सभी लोगों को ऑक्सीजन लगेगा, वेंटिलेटर लगेगा? मेरे ख्याल से माइल्ड सिम्पटम्स रहेंगे, बहुत सारे लोग घर में ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आरटी-पीसीआर भी नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रकार की एक सर्दी बुखार होना लोगों में आम बात है। तो हो सकता है कि अभी हमारे यहाँ हम जो बोलते हैं कि 1890 केसेस है, हो सकता है इससे कई गुना ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हमारे यहाँ हो भी। लेकिन सभी लोग जांच नहीं करते हैं और सभी लोग जाके हॉस्पिटल एडमिट भी नहीं होते। तो ज़रूर थोड़ी जो केसेस है उससे ज़्यादा केसेस रहेगी। हॉस्पिटल में लोग जाएंगे, कुछ लोग आरटी-पीसीआर करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। इसलिए जो रियलिटी में कितने केसेस हुई वो पता करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन जितने भी केसेस होंगे उससे ज़्यादा लोगों में ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन रहेगा। हॉस्पिटल में बहुत ही कम लोगों को एडमिशन होने की ज़रूरत पड़ेगी। कह सकते हैं कि 100 में से जो डिटेक्ट हुए उसमें से 20-30% लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें से बहुत ही कम लोगों को आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें अभी ये देखना ज़रूरी है कि हमारे आईसीयू के बेड कम गिरने वाले नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी रहने वाली नहीं है। इतना ही है कि हेल्थ सिस्टम अभी जो सेकंड वेव में हमारी जो हेल्थ सिस्टम है गवर्नमेंट या प्राइवेट की हो, वो उन लोगों ने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, उनके पास सुविधा है। और हमारी हेल्थ सिस्टम ये जो थर्ड वेव जैसी सिचुएशन आती है यानी कि इन्फेक्शन बढ़ता है, तो हम लोग इसको सही तरीके से निपट सकते हैं, सही तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सर, सेकेंड वेव में हमने देखा कि कम्युनिटी स्प्रेड वाज वेरी डेडली। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी सेकेंड वेव। ओमिक्रॉन आप कह रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, आपने जैसे स्टडी के बारे में बताया, माइल्ड माइल्ड है, थोड़ा वायरल फीवर जैसा है। लेकिन ये भी स्टडीज़ आ रही है कि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ओमिक्रॉन में। हाँ, तो ये इसका कारण है कि ओमिक्रॉन जो है वो ये वेरिएंट है, इसके म्यूटेशंस करीबन 30 से ज़्यादा है। और म्यूटेशन ज़्यादा होने के कारण शुरू में साइंटिस्ट को ये पता नहीं लगा कि ये कैसे बिहेव करने वाला है, इसकी एग्जैक्टली क्या रोल रहेगा। बट एक बात तो अभी तक की जो भी जितने भी केसेस साफ है कि इसका जो आर फैक्टर है यानी ट्रांसमिबिलिटी फैक्टर जो है, इसका फैलाव जो बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। ये करीबन डेल्टा से 5 से 6 गुना ज़्यादा फैलता है। यानी इसका आर फैक्टर है 10 से 30 तक है, डेल्टा का 5 से 6 तक था। तो इसका फैलाव होना एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा। काफ़ी मात्रा में लोगों को इस प्रकार का बुखार रहेगा या यदि वो टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव भी निकलेंगे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनके सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे। आपने और एक बात अभी सामने आई जो जितनी भी एनिमल स्टडी हुई है और जितने भी रिपोर्ट लंदन के या यूके के साइंटिस्ट के आए हैं, स्टडीज़ आई है,
ये सब स्टडी उन्होंने जो ड्यूरिंग दी ओमिक्रॉन के टाइम की है, और ये स्टडी में उन्होंने पाया कि जैसे ओमिक्रॉन आगे आया है वैसे डेल्टा पीछे गया। अब डेल्टा पीछे जाना है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेल्टा वाज द डेडलीस्ट वायरस। डेल्टा जो वेरिएंट था वो बहुत डेडलीस्ट था। आपने सेकंड वेव में देखा डेल्टा ने क्या तबाही की। तो अभी ये पाया गया कि जितने कोविड ओमिक्रॉन की केसेस बढ़ रही उतनी डेल्टा की केसेस कम हो रही है। तो ओमिक्रॉन इज रिप्लेसिंग डेल्टा, या ऐसा कह सकते हैं ओमिक्रॉन से जो एंटीबॉडीज होगी दैट इज गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेल्टा वायरस। यानी हमारे लिए अच्छी बात है, ओमिक्रॉन होने के बाद डेल्टा होने की संभावना बहुत कम रहेगी, और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज रहेगी वो डेल्टा से हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो आया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरली ओमिक्रॉन आने के बाद हो सकता है कि धीरे धीरे ये कोविड डिक्लाइन होने लगेगा। वैसे भी कहते हैं कि जब वायरस ज़्यादा दिन तक नेचर में रहता है तो उसका विरुलेंस सिवियरिटी कम हो जाती है धीरे धीरे। जैसे हमने स्वाइन फ्लू में देखा, स्वाइन फ्लू 2009 में आया, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर 12, 13, 14, 15 में आया, और 15 तक उसका पीक रहा 14 में, और उसके बाद में स्वाइन फ्लू इतना कम कम होते गए कि अभी स्वाइन फ्लू के पेशेंट को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहते, पॉजिटिव आए तो भी अच्छे हो जाते, लोग टेस्ट भी नहीं करते, यानी बहुत ही कम लोगों में हॉस्पिटल आना होता है। तो इसी प्रकार का ओमिक्रॉन के कारण हो सकता है ओमिक्रॉन इज डूइंग सम गुड थिंग फॉर द कम्युनिटी, और ओमिक्रॉन से कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन से मेनली डेल्टा वायरस का प्रकोप कम रहेगा, इम्यूनिटी शरीर में आएगी, और ये इम्यूनिटी कुछ हद तक हमें कोविड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट ने बूस्टर शॉट्स की भी अनाउंसमेंट की है कि अब इंडिया में भी बूस्टर शॉट्स होंगे। यूके में जो जो कंट्रीज़ पहले बूस्टर शॉट शुरू कर चुकी है, वहाँ की अगर हम देखें तो जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कहा कि 60 प्लस लोग या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको बूस्टर शॉट्स लेने के बाद में उनको फ़ायदा भी हुआ, और काफ़ी जो सीवियरिटी कम है अगर उनको कोविड हुआ भी तो हमारे यहाँ आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, बूस्टर शॉट्स को? पहले तो हमारे यहाँ पहले 2 डोज जो है वैक्सीन के वो पूरी तरह हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 डोज देने के बाद ही बूस्टर्स का काम होता है। बूस्टर यानी जो इम्यूनिटी कम हुई है फिर से बूस्ट कर देता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमारे यहाँ पे भी अभी ऐसा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि 20 तारीख के बाद में जो सीनियर सिटीजन्स है और हेल्थ केयर वर्कर है उन्हें बूस्टर डोज देने का सोचा है, अभी शुरू हो जाएगा। बट ओमाइक्रॉन के कारण ऑलरेडी हमारे यहाँ इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, एक कम्युनिटी में इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद में हमें यदि बूस्टर डोज मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी लोक संख्या है, इतने सारे लोग हैं, इतने इसको बूस्टर डोज देना गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कोविड अपने आप में कम हो जाए, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी आने के बाद और ओमिक्रॉन की इम्यूनिटी आने के बाद, और उसके बाद में बूस्टर डोज यदि मिलता है या उसी समय बूस्टर डोज भी आ जाता है तो ये अच्छी बात है, जिसमें सभी को फ़ायदा ही होगा। सर, वैक्सीन की बात करें तो हमारे यहाँ पे 15 से 18 साल के टीनेजर्स के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन 5 से 15 जो एक मेजर पॉपुलेशन है उनके लिए अभी भी कुछ नहीं है। तो क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है या उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? पहले जो था, हमने जब वैक्सीनेशन शुरू किया तब वो पहले था कि हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि जो लोग मैदान में हैं, जो लोग एक्टिवली कोविड के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। फिर सेकंड प्रायोरिटी थी हमारी कि सीनियर सिटीज़न हमारे, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल, क्योंकि सीनियर सिटीज़न में काफ़ी सारी बीमारियां होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उन्हें प्रोटेक्शन देना। उसके बाद में यंग क्राउड आ गई जिसको हमने 25 के साथ ऊपर सभी को वैक्सीनेशन किया। तो अभी नेचुरली हम जैसे एक सीक्वेंस लगाते हैं, तो अभी ये है कि 15 के ऊपर के जो बच्चे उनका नंबर आता है, उन्हें प्रोटेक्शन दो, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू उनसे छोटे बच्चे हैं। एक बार ये हो जाए तो मेरे ख्याल से उससे कम उम्र वाले बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बट आपने पूरा अभी तक देखा होगा ये पूरी फर्स्ट वेव सेकंड वेव में कि ये बच्चों में कोविड बहुत कम हुआ।
उसके बहुत सारे कारण हैं, उनकी खुद की इम्यूनिटी है, ये बाहर नहीं निकले, दे वर वेल प्रोटेक्टेड, ये भी कारण है। और जो लोगों को वल्नरेबल है, यानी संभावना ज़्यादा है होने की, उनको पहले प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि धीरे-धीरे एक क्लास होने के बाद में इसके नीचे के भी उम्र वाले बच्चों में करना चाहिए। जैसे ही ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से जो सब लोग बोल रहे हैं कि उनकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं या किसी और की वजह से भी जो केसेस अब देश में बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो भारत सरकार भी है, बाकी स्टेट की भी जो गवर्नमेंट्स है, वो एकदम अलर्ट हो गए। उन्होंने काफ़ी सारे महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी है, शादियों पे है या इवेंट्स पे है, गेट टुगेदर पे है। लेकिन एट द सेम टाइम देश में 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो बड़ी-बड़ी रैलीज़ हो रही है, यूपी में हो रही है। पॉलिटिशियंस जो खुद मना कर रहे हैं, खुद जाके रैली कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो रैलीज़ है, ये क्या एक सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह साबित हो सकती है और कितना खतरनाक है ये? हमने सेकंड वेव के पहले भी देखा कि सेकंड वेव शुरू होने के पहले यानी मार्च के पहले में जनवरी फरवरी में जो भी इलेक्शंस थे, जहाँ पे भी क्राउड था, वहाँ पे काफ़ी फैलाव हुआ और काफ़ी मात्रा में कोविड का इन्फेक्शन हुआ। तो ये तो बात सही है कि जहाँ तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे और भीड़ से दूर नहीं रहेंगे, तो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। एलर्जी कोई भी हो सकती है, आपको टीबी की भी हो सकती है या कोई वायरल फीवर भी हो सकता है। तो नेचुरली ऐसे इवेंट यदि होते हैं, तो इससे ओमिक्रॉन फैलने वाला है। अभी हमें ये पता नहीं कि अभी के मात्रा में जितने भी पेशेंट 37,000 पॉजिटिव है, क्या इसमें से डेल्टा कितने हैं, ओमिक्रॉन कितने हैं? क्या सभी ओमिक्रॉन है या ये पता नहीं। बट ये यदि पता चले कि ओमिक्रॉन के ज़्यादा है और डेल्टा के कम हो रहे, तो कह सकते हैं कि अच्छी बात है, क्योंकि डेल्टा जितना खतरनाक था उतना ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है। तो लोगों में डर भी कम हो जाएगा, हेल्थ सिस्टम पर का प्रेशर भी कम हो जाएगा और वेंटिलेटर, आईसीयू की जो कमी है वो भी महसूस नहीं होगी और बहुत सारे लोग हो सकता है कि होम क्वारंटाइन में अच्छे हो जाएंगे। तो एक अच्छी सी बात है और उसके कारण एक कम्युनिटी में इम्यूनिटी भी आएगी और साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलेगा। बट ये पता होना ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या जितने भी केसेस निकल रही है उसमें से ओमिक्रॉन तो हमें पता है कि इतने हैं करके, लेकिन बचे हुए क्या डेल्टा है या बीटा है या अल्फा है या वो भी ओमिक्रॉन है, क्योंकि सभी लोगों में ओमिक्रॉन की टेस्ट नहीं होती है। सर, मार्च 2022 अब पास ही आने वाला है, 2 साल होने वाले हैं जब पहली बार कोविड ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी थी। और अब सब लोग यही सोचते हैं, जब आम ज़िंदगी लाइन पे आती है, सब रिस्ट्रिक्शन हटते हैं, सब अपनी ज़िंदगी में जाते हैं, कमाना शुरू करते हैं, फिर एक कोई वेरिएंट आता है। अब ओमिक्रॉन आया है, इसका पहले डेल्टा था, डेल्टा प्लस में की भी बातें चली। तो आपको क्या लगता है, हाउ लॉन्ग इज़ कोविड हियर टू स्टे? फिलहाल ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार का वायरस का कम्युनिटी में आना, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि हमने हमारे रहन सहन से या हमने जो भी प्रोग्रेस की उसके ड्रॉबैक को या जिस तरह का हमारा आम जिंदगी में जीना है या हर एक कंट्रीज़ का, कोविड ये आया तो कहीं से चाइना से आया शुरू में और वो वेट एनिमल जो वेट मार्केट होती है जहाँ पे एनिमल बेचे जाते हैं वहाँ से आया। तो सोर्स तो हमें पता है कहाँ से आया कैसे आया। स्वाइन फ्लू भी आया था, वो कहाँ से आया वो भी पता है। तो ये चेन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक ये आना ही है। और फिलहाल में जो भी कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वो शायद वायरस के लिए अच्छी है। तो इस प्रकार के वायरस अलग अलग प्रकार के आगे भी आते रहेंगे जब तक हम कुछ एक्टिवली उसके अगेंस्ट में नहीं करते या कुछ चीज़ों का जिसको प्रिकॉशंस हम जब तक नहीं लेते तब तक ये होने वाला है। और फिर यदि ये होता है तो उसके साथ जीना भी हमको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जीना तो है और अच्छी तरीके से जीना है। आपत्तियाँ जिसको कहते हैं, हम जिसको वॉर कहते हैं, कभी बारिश आती है, कभी ठंड आती है, कभी गर्मी के मौसम में लोगों को तकलीफ होती है, कभी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सब चलने वाली चीज़ है और मुझे लगता है वायरल इन्फेक्शन भी एक प्रकार की चलने वाली चीज़ है।
जिसके लिए हमने अपनी तैयारी कर लेना चाहिए। और जो बेसिक नियम है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना, और ज़्यादातर जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना या भीड़ नहीं जुटाना, ऐसे कुछ काम हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि यही हमारी नीति होना चाहिए और हमारा काम का तरीका होना चाहिए, सो दैट हम वायरस से हमको दूर रखें। अब हमें वायरस से दूर रखना है खुद को, वो तो चाहता है हमारे शरीर में एंट्री लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उससे दूर रहना है। तो दूर रहने के तरीके सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। Thank you so much, sir, for speaking to us at Healthy India at Nation Next. Thank you so much. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.